अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आजकल काफ़ी अरसे से हमारे डायनास्टिक पॉलिटिक्स के शाहकार राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। और इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि जो जो लोग इनके साथ जुड़े वो देखते ही हमें हैरत नहीं हुई। जब स्वरा भास्कर इसके साथ जुड़ी तो हमें बिल्कुल हैरत नहीं हुई। जब कमल हसन, अब कल फारूक अब्दुल्ला, तो जो जो इस भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के हाथ से हाथ मिला के चल रहा है, तो हमें बिल्कुल हैरत नहीं होती कि ये लोग राहुल गांधी के साथ क्यों। इसलिए कि अगर ये नहीं तो कौन। देखें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये गौरव प्रधान जी के 1 मिनट का एक टोटा सुनाता हूँ स्वरा भास्कर के पिताजी के बारे में। एक वो उंगली वाली हमारी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है स्वरा भास्कर, जो भी 12वीं फेल है, पता नहीं क्या है। खासतौर से एनडीटीवी जैसे चैनल उन्हीं को बुलाते हैं। उनका इतिहास आप लोग नहीं जानते। उनकी माताश्री जेएनयू में प्रोफेसर हैं, जो कि लाल सलाम की सोच रखती हैं, और उनके पिता का नाम है उदय भास्कर। आई.के. गुजराल जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके एडवाइजर थे, और उदय भास्कर की एडवाइस पे भारत सरकार ने, गुजराल ने, जो भारत के एजेंसीज के लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, दुबई में हो, ओमान में हो, और जगह जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए थे, उन सब की लिस्ट पाकिस्तान को पकड़ा दी थी। और एक एक करके 200-250 हमारे जो एसेट्स थे, जो सालों लग गए थे क्रिएट करने में, ये एसेट क्रिएट हुए थे और इन एसेट को पाकिस्तान ने बुचर करा। स्वरा भास्कर उनकी पुत्री। अब आप खुद देखें कि सिचुएशन ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि खाली इंदिरा गांधी ख़ानदान का ही कांग्रेस का चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और कोई नहीं हो सकता। तो इन्होंने इस बार पता नहीं किसको बनाया, मुझे तो नाम भी याद नहीं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं जीतने के बाद वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, कभी नज़र ही नहीं आया। सारी पॉलिटिक्स तो ये देखें, मतलब आप ये देखें कि 3 फोटो लगाई हैं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कहाँ है? कोई नहीं है। यही 3 है, खानदानी पार्टी है ये। और ये खानदानी पार्टी भारत के लिए मसला तो है, और मसला ये है कि अब इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। इनकी पॉलिटिक्स की अब कोई जगह नहीं बची। पब्लिक में पता है कि इनका क्या किरदार है, और ये जिस किस्म की आप इनसे चाहो बकवासियात करवा लो, ये आपको कोई एक ढंग की बात नहीं बता सकते। गांधी, महात्मा गांधी के हवाले से चीज़ें लेके आएंगे कि महात्मा गांधी ने भारत को क्या कुछ दिया, क्या दिया। अप्रैल 10, 1947 न्यूयॉर्क टाइम्स का ये अखबार का टुकड़ा है। मोहनदास गांधी, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडियाज हिंदू, उसने कहा है कि मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट हम घोषित करते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जिन्ना साहब भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। गांधी ने कहा कि मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि पाकिस्तान का ख्याल छोड़ दो, हमारे साथ एग्रीमेंट करो और पूरा इंडिया ले लो। मेरे मित्र मेरे गुरु भी हैं जिनसे मैं बहुत सीखता हूँ, आनंद जी भी गांधी जी की कुछ तारीफें कर रहे हैं। He says that the greatest person who ever walked the earth was Mahatma Gandhi, and I mean this is just appalling. So let me end with this. I don't need to criticize or lampoon the great Mahatma. I will just use his own words. This is what he said while preaching to those affected by the pre-partition Hindu-Muslim violence, and I'm quoting from his own words, Mahatma Gandhi's, and Mr. Kulkarni would know because he has written a book on Mahatma Gandhi. Quote,
Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them, even if the Muslims want to kill us all. We should face death bravely. If they established their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. We shall be ushering in a new India. So, the gentleman who is calling the greatest man who walked the earth wouldn't have been there to utter these words because the Muslims would have killed us all and he would have been happily writing his biography. अब आप ये बताएं कि ये वाली पॉलिटिक्स हमें करनी है इस भारत में? इस भारत में इस पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश है? धर्म अब हिंदू बन रहा है। पहले ये मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, अभी भी करते हैं। ये अभी चादर चढ़ाने गया था, पूरा मुस्लिम गेटअप में सारा कुछ करके चादर चढ़ाने गया मज़ार पे। अगर ये हिंदू है तो मज़ार पे क्यों जा रहे हैं? मज़ार पे तो आप अल्लाह से मांगते हो ना भाई। तो तुम्हारा भगवान कौन है फिर? अल्लाह है। ये इसकी हिपोक्रेसी के पावर हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगा भाई। बंदा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। वो उनकी कोर कंपिटेंसी है, उसमें मत घुसो। कुछ नहीं होगा, दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो। अब आप मुझे ये बताएं कि ये अपने पर नाना ने कहा था कि मैं एक इंग्लिशमैन हूं बाय एजुकेशन, व्यूज के हिसाब से इंटरनेशनलिस्ट हूं, कल्चर के हिसाब से मुसलमान हूं और हिंदू सिर्फ एक्सीडेंटल हूं बाय बर्थ। जवाहरलाल नेहरू। अगर देखा जाए ना तो राहुल गांधी साहब को पहले तो दूसरों से हिसाब मांगने से पहले इनको अभी कई चीज़ों के हिसाब देने हैं जो इनके पिताजी ने की, इनके दादी जी और फिर उनकी दादी के पिताजी, उन सब ने जो भारत का कचूमर निकाला इतने 50-60 सालों में, उसका हिसाब देना बनता है। मोदी जी से तो अभी ये हिसाब लेने का सोच भी नहीं सकते। 220 करोड़ वैक्सीनेशन किए, 400 बिलियन एक्सपोर्ट, 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर दिया, G20 की लीडरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर का भरमार। किस चीज़ का हिसाब लोगे तुम भाई साहब? तुम लोग हिसाब ले ही नहीं सकते। तुम लोगों को अपने खरीदे हुए मीडिया के जरिए हर साल आपने दिखाना है कि अब ये साल राहुल गांधी का है। राहुल बाबा को अफसोस है कि इनको इंतज़ारी करना पड़ेगा। इनके नसीब में रूल करना अब नहीं लिखा। अब ये भारत के ऊपर रूल नहीं कर सकते। भारत में ऐसे बचुंगड़े बहुत हैं डायनास्टिक पॉलिटिक्स के। आज बिहार में सीनियर मिनिस्टर और पता नहीं कौन कौन जो मैट्रिक भी नहीं कर सके वो बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव थे। ये आप एक देखें भाई साहब को। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे।
जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है राहुल गांधी वाला जो मैंने लिया है, जिस पे मुझे पता है कि कई ईमेल आनी है, कई मैसेज आने हैं कि तुम हमारे मामलात में क्यों बोलते हो ये वो। तो भाई साहब ये है कि मैंने भारत के मामलात मेरे मामलात हैं, और ये मेरा पुरखों का देश भी है और मेरा अपना भी देश है। मुझे जहाँ लगेगा मैं वहाँ पे बोलूँगा। हाँ, अगर आपके पास जेन्युइन कोई आर्ग्यूमेंट है तो लेके आइए। मैंने तो आपके सामने सारी रिसर्च करके चीज़ें रखी हैं, ऐसे ही तो नहीं रखी हैं। मैं ये हमारी एक महिला हैं, ये बता रही हैं कि पहली बार जम्मू में हम सुरक्षित हैं, पहली बार। तो आज तक कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं थे भाई सुरक्षित? मैं भी जम्मू की रहने वाली हूँ। वहाँ पे महिलाओं के साथ इतनी बुरी हालत थी भैया, हम कभी ओपनली बाहर नहीं आ सकते थे। हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ बीती है। आपने बोला कि क्या चेंज आया, हमारे साथ बीती हुई है। आज मैं हिंदुस्तान में ना ओपनली जय श्री राम बोल सकती हूँ। आज मैं ना हिंदुस्तान में ना एक नारी होके ना ओपनली जय श्री राम बोल सकती हूँ। पहले जम्मू में कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता था। जो बोलता था पहले उसको डर होता था कि बोलेंगे। हम अपने गाड़ी के पीछे हिंदू का निशान नहीं बना सकते थे। गाड़ी खड़ी होती थी, टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बोलते दौड़ते थे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम राज होता था। आज हिंदुस्तान का राज हो रहा है। हिंदुस्तान मतलब मोदी का राज हो रहा है। आप बोलते हैं हम वहाँ पे सेफ फील करते हैं, हमें हर एक चीज मिल रही है। अब एक चीज बोलूं, केजरीवाल को लोग पसंद करते हैं, पर मेरे लिए वो जीरो है। पूछो क्यों? क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान की हालत श्रीलंका जैसे होनी थी। हम लोगों ने मांग के खाना था, एक दिन में हमने फ्री में खाना था। नाम पूछो पहले, नाम पूछो पहले। पसंद कर रहे हैं भैया, क्या काम कर रहा है? अच्छा, केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहा। मैं पक्षपात नहीं दिखा रही हूँ सर। भैया, बात दो बंदों की नहीं है, बात फैक्ट की है। जो बात दिल को चुभती है ना, वही सही होती है। आप क्या वो कह रही है कि पहले जम्मू में लोग डरते थे, आज जब से सरकार आई है वो जीरो कैसे बोल सकते हैं मैडम? ये वही बोले लगे। मैं बताती हूँ। पहली बात, कभी भी किसी को, मुझे यहाँ लगता है जो फ्री में चीजें बांट रहे हैं ना लोग, देखो हमारा हिंदुस्तान दूर क्यों नहीं पहुँच पा रहा। यहाँ के लोगों को ये एक लालच होता है, यार फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का ये मिल रहा है। देश के लिए कोई नहीं सोचता। सब सोचते हैं भाई हमें ये चीज मिलनी चाहिए, देश जाए बाढ़ में, हमें फ्री में मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कभी नहीं सोचो। नहीं, मुझे क्यों आप कितना मिलता है, कितना देख लिया ना आपने। तो अजीज दोस्तों, भारत में बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों के बाद एक लीडर आया है, एक सरकार आई है जो आम आदमी को आगे लेके चल रही है, आम आदमी के इश्यूज़ को। और ये है कि होता ये था कि पाकिस्तान से टेररिस्ट भर भर के आते थे और भारत की सरकार कुछ नहीं करती थी। चाइना हमला कर देता था, भारत अपनी ज़मीन छोड़ देता था। इसलिए नहीं कि भारत की सेना कमज़ोर थी, इसलिए कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप फारिग थी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश की बचाव के लिए, इस देश की रक्षा के लिए कुछ नहीं करती थी। देखिए ज़रा, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। विषय बताना चाहता हूं विद डॉक्यूमेंट्स। रहमान खान उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ये 15 फरवरी 2013 को एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, मनीष तिवारी को भी। और देखिए एक बड़ी रोचक बात आप देखिए, 4 दिसंबर 2012 को यह जवाब जाता है पार्लियामेंट में, और उसके लगभग 1.5 महीने बाद 15 फरवरी को या 2 महीने बाद एक चिट्ठी जाती है। क्या चिट्ठी है? डियर श्री मनीष तिवारी जी, आई इनक्लोज ए लेटर डेटेड 3 December 2012 from Islamic Research Foundation Mumbai seeking protection from a campaign by Sudarshan TV and Hindu Janjagriti Samiti
to allegedly defame Dr. Zakir Naik, a renowned Indian Islamic scholar and President, Islamic Research Foundation, Mumbai. To support the contention, the foundation has also sent a pack of 2 CDs enclosed with the letter. जो जाकिर नायक का एनजीओ है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसने 50 लाख रुपए दिए थे राजीव गांधी फाउंडेशन। ये 2011 में दिए गए। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मेंबर है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया, पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, सुमन दुबे, एमएस स्वामीनाथन, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी अशोक गांगुली, कृष्णमूर्ति वगैरह। ये सवाल मैं क्यों नहीं उठाऊं कि जाकिर नायक की इलीगल एंटी नेशनल गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए यह घूस दिया गया था। अब आप खुद देखें कि ये मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मुख्तलिफ लोगों के चीज़ें आपके सामने रखी और उसमें से सारे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे आप ये कहो कि नहीं राहुल गांधी मासूम है, प्रियंका गांधी वाड्रा पता नहीं क्या क्या, क्योंकि इनके तो फैमिली नाम का भी समझ में नहीं आता। वो राजीव गांधी के पिताजी के बारे में अभी तक इंक्वायरियां चल रही हैं। कोई खान कह रहा है तो कोई क्या कह रहा है, मुसलमान था तो कोई कहता है पारसी था, तो पता ही नहीं चल रहा कुछ। शर्मिंदा है ना, जैसे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो शर्मिंदा है, भुट्टो बना हुआ है, जरदारी हो भाई, भुट्टो बना हुआ है। तो यहां भी इनका कुछ अता पता है नहीं। अजीज दोस्तों, एंड पे मेरी बहन खुल के बोलती हैं, डरे बगैर बोलती हैं, कुछ बता रही हैं कांग्रेस के बारे में। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। अभी कांग्रेस ने एक एफआईआर सेल तैयार किया है जो लोगों को सच बोलने पर उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। तो मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि अगर तुम लोग सच वाले हिंदू हो, वैसे तो तुम हो नहीं, तुम तो घटिया हो, तुम्हारी तो जाति पता नहीं कौन सी है। दादी भी निकम्मी जो अपने पति का सरनेम नहीं लगा पाई, बाप भगोड़ा जो युद्ध के टाइम पे भाग गया था, नाना निकम्मा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके एक वोट के बेस पर प्रधानमंत्री बन गया। मतलब तुम लोगों को भीख पे जीने की आदत है। तो इतने सारे घोटाले करके खुद की माँ बेल पे घूम रही है, मुफ्त के बंगलों में रह रहे हो, तो भी बेशर्मों की तरह लोगों को सवाल पूछते हो। 1500 करोड़ देने वाले रतन टाटा ने जवाब नहीं मांगा, लेकिन चवन्नी भी नहीं देने वाली भिखारी जो लोगों के पैसों पर पल रही है, वो भूरी काकी मोदी से हिसाब मांग रही है। काहे का तू हिसाब मांग रही है? तू है कौन? तूने क्या किया गरीबों के लिए? आज जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और 1948 में चीन आज़ाद हुआ था, तो आज चीन वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है और इंडिया 138 नंबर पर है। 70 सालों में तुम लोगों ने देश को आगे लाने के लिए कुछ किया नहीं है। किस चीज़ का तो हिसाब मांग रही है? पाकिस्तान बना तुम्हारे राज में, बांग्लादेश बना तुम्हारे राज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ आया तुम्हारे राज में, अल्पसंख्यक का मंत्रालय बना तुम्हारे राज में, अल्पसंख्यक के विद्यालय बने तुम्हारे राज में, अल्पसंख्यकों का लॉ बना तुम्हारे राज में। तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया? तुमने हिंदुओं को आरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू अंदर अंदर लड़ता रहे, मरता रहे और तुम लोग अपनी रोटियां सेकते रहो। जिन किसी को भी पता नहीं है, मैं उन लोगों को बता दूं कि नेहरू एक्चुअली हिंदू कॉमन बिल कोड बिल लाना चाहता था, जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बोला था कि अगर तुम ये बिल लाए हिंदुओं के लिए तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए उनके देहांत के बाद इस नेहरू निकम ने हिंदू कोड बिल पास करवाया था और आज जो ये हिंदू भुगत रहा है ना, वो उस निकम्मे की वजह से भुगत रहा है। ठीक है। और दूसरा कि मोरारजी देसाई ने अपने एक उनका जो बुक है मेरा जीवन वृत्तांत, उसके 4, 5, 6 नंबर के पेज पर लिखा है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू को पहले से ही हिंदुओं के साथ अलग ही पूर्वाग्रह है और जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। और जेबी कृपलानी ने भी कहा था कि अगर आप हिंदू से प्यार करते तो कभी हिंदू कॉमन बिल नहीं लाते, आप कॉमन सिविल कोड लाते जो सारे धर्मों को लागू पड़ता। लेकिन आपने हिंदुओं पर अपना गुस्सा उतारा और आप हिंदुओं को धोखा देने के लिए जनोई पहनते हो। ये जेबी कृपलानी के शब्द है। तो मतलब ये परिवार पूरा
पूरा नीच परिवार है जिन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और देश की बर्बादी में पूरा योगदान है। अभी भी समझ जाओ, हिंदू एक हो जाओ और इन लोगों की बैंड बजा दो। कांग्रेस मुक्त भारत करोगे तभी जाकर तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी, वरना तुम्हारी जिंदगी ये लोग नर्क बना देंगे। इससे अच्छा तुमको नहीं समझा सकते हैं अब। वंदे मातरम।